कोर्ट की हाँ दीवार। बिल्कुल, हमारी दीवार जो है अस्पताल की दीवार वो सेशन कोर्ट की दीवार है। ठीक है। और उस सेशन कोर्ट जो लाहौर का और मेरे ख्याल से पंजाब का सबसे बड़ा सेशन कोर्ट है, वहाँ पे 2 ही मुकदमे ज़्यादा होते हैं जो मैंने देखे हैं, और उसकी स्टडीज़ भी मौजूद हैं, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और 2 मुकदमे किन के दरमियान हैं, एक तो तलाक़ के और खुला के मुकदमे मियाँ बीवी के दरमियान, और दूसरा जो है ना वो बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए। अब ये देखिए ये दोनों जो इश्यूज़ हैं ये हमारे घर में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये इश्यूज़ पहले भी होते थे लेकिन इस लेवल पे कभी भी नहीं होते थे जिस लेवल पे अब हो गए। उसकी जो बड़ी वजूहात मैं समझता हूँ कि हमारी एक तो इक़दार में चेंज आ गया है, हम अपने इक़दार की जड़ों से निकल गए हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो भी कितना बड़ा भी तनावर दरख्त हो, अगर उसकी जड़ें खोखली हैं तो कोई भी हल्का सा झटका उसको गिरा देगा। बेशक ऐसे है। और नतीजा ये है कि हम लोग जो है ना मिन हैज़ुल कौम हम लोग जो है ना अपने इक़दार से दूर हो गए और आइसोलेशन की तरफ चले गए। आइसोलेशन में वो न्यूक्लियर फैमिली और अकेला रहना और ये कंबाइन फैमिली के ये इश्यूज़ हैं। नतीजा ये हुआ कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाते, और फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाते हैं। और हम अपने ख़ास तौर पे वो रिश्ते के जिनके रिश्तों पे बड़ा प्राउड फील किया जाता था, और अपनी रिवायात के तहत, अपनी मजहबी रिवायत के तहत, हमारी कल्चरली रिवायत के तहत हम उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे, जिसको माँ बाप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं, अपने ख़ानदान के लोग कहते हैं, अपनी उसको भी हमने जान छुड़ाने लगे। लेकिन ये सोच आई कहाँ से सर के जिनको हम रहमत समझते थे, अब वो वालिदैन, वो रिश्ता हमें बोझ तस्वुर होने लगता है हमारे घरों में ही? उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़े। एक तो जो तरबियत बच्चों को दी जा रही है उसमें उनको जो है ना आइसोलेट किया जा रहा है। एक तो आजकल के बच्चे मेरे हिसाब से हमारे बच्चे नहीं हैं, वो मोबाइल फ़ोन के बच्चे ऐसे हैं। है, बिल्कुल ऐसे। जब मोबाइल फ़ोन के बच्चे हैं तो वहीं से ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। और हमारी माएँ तो जो सबसे पहले अपने गोद में हमें सुलाती थी, हमें एंटरटेन करती थी, अब वो सबसे आसान उनके लिए ये हो गया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दो, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे वो 10 साल का है, 5 साल का है। और तो फिर जब वो वहीं से जो है लर्न कर रहा है तो वही वो उसको आगे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, मैंने जो बहुत सी चीज़ें ख़राब होती देखी, वो यहाँ तक हुआ है कि अपने बड़ों को हमने आइसोलेट कर दिया। मतलब जो घर में एक पीर होता था ना, जैसे खानखाओं में पीर होते थे, जो घर में जो पीर था वो दादा दादी, नाना नानी की सूरत में होता था। बड़ी ताई अम्मी और बड़ी चच्ची या खाला या फुप्पो, वो रिश्ते हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया। उनका ये हमसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये हमारे वालिदैन का बड़ा इसमें किरदार रहा। हमारे वालिदैन के आजकल के जैसे वालिदैन हैं, हमारे वालिदैन ने तो हमें बड़ा सिखाया, उंगली पकड़ के, लेकिन जो आजकल के वालिदैन, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो रिश्तों के बारे में देखिए, इज़्ज़त हमारे बड़े जो थे हमें सिखाते थे कि तुम्हारी ताई अम्मी इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी चच्ची है, तुम्हारी खाला इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे मामू इतने इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से मोहब्बतें आती थी? जैसे मैं हमेशा अपने घर का जिक्र करता हूँ, और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वालिद को ये देखा कि वो और हमारे दोनों चचा अपनी वालदा की कब्र पे रोज़ जाते थे, मतलब कोई सालों जाते रहे, और बच्चों को लेके जाते थे। तो हम दादी के मरने के बाद हमें दादी की शनाख्त हमारे बाप ने सिखाई कि वो कौन थी। तो यही काम मैं आज करता हूँ, मैं अपने वालिद कब्र पे जाता हूँ रोज़, और सुबह जाके उनके बाद आज भी सुबह जाके आया। तो ये किस तरह से ये मैंने अपने वालिद को करते हुए देखा। और जब आप वालिदैन घर में मौजूद है और उनसे अपने बच्चों को नहीं बुलाएं, दादी को दादी के पास बच्चे को ना भेजें, तो दादी की इज़्ज़त कैसे आपके अंदर आएगी? तो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि साइकेट्रिक इलनेस जो है ना वो बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अच्छा, आइसोलेशन एक इतनी ख़तरनाक बात है कि जो हम तरबियत दे रहे हैं बच्चों को कि तुम मेहनत करो, तुम ज़बरदस्त हो, तुम ख़ानदान में सबसे अजीम हो, तुम बड़े हो। अच्छा, वो तरक्की तो कर लेता है, पढ़ तो लेता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, और जितनी टीवी देखने वाले उनको बताऊँ कि जो तरक्की की पहाड़ी पे अकेला खड़ा है ना, उसको चाहिए कि वहाँ से छलांग लगा दे। क्योंकि इंसान चाहिए खुशी गमी के लिए, पैदा होने के लिए भी कुछ इंसान चाहिए और मरने के लिए भी कुछ इंसान चाहिए। आप अकेले रह ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट कुछ इतने इंसान तो दोस्त बना लेना, इतने इंसान को रिश्ता बना ले जिनसे कि आपके गमी खुशी में वो शामिल हों। हमने तो आइसोलेशन की एक दुनिया बना ली है, और उसका नतीजा ये है कि अब जब कोई तकलीफ़ आती है तो आप अकेले रह जाते हैं।
जब भी तो लोग फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को भर रहे हैं, नहीं तो यही जो काम हम कर रहे हैं, यही आपकी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ या भाई के साथ, वालिद के साथ हम कर रहे हैं, भाई यही काम आप खुद भी कर लें तो क्या ऐसा मुसीबत है। लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है हाँ। ना कहीं हमारी तहजीब का हिस्सा बनता जी जा हाँ। रहा है, ओल्ड एज होम्स का रिवाज जो बढ़ता जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं हम अखलाकी तौर पर जवाल पजीर हैं, ये जवाल की तरफ जा रहे हैं। अखलाकियत की तो जवाल पजीरी है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि आप ये बताएं नहीं कि ये जो बीमार बुजुर्ग है जिसको अल्जाइमर्स हो गया है, जिसको भूलने की बीमारी है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, या मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, आप ये मेरा भी माँ बता नहीं है, मेरे बाप नहीं है। मैं आपको यकीन करें एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, आप उसको बड़ी मिसाल है सबके लिए। मुझे बहुत से लोग अपने रिश्तों के लिए कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप बताएं, तो एक जगह मुझे वो ले गए एक साहब रिश्ते के लिए कि जी हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, तो ये लड़कों को जाके चेक कर लें। अच्छा, मैं उनके घर गया तो नेचुरली वो एक छोटा सा घर था। उस घर के अंदर जो है वो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक अपने बुज़ुर्ग को जो बहुत बूढ़े थे, जिनके मुंह से राल बह रही थी और उनको एनजी पास हुई थी और बड़ी तकलीफ दी हालत में, उन्होंने ला के ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने अगली बात नहीं की। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि हमने इस घर में रिश्ता करना है। ठीक है। लड़की जो है ना फाइनेंशियली बहुत साउंड की फैमिली थी और बेचारे वो गरीब थे, लड़का पढ़ा लिखा था। उन्होंने कहा जी आपने क्या ऐसी बात देख ली, आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने कहा यार जो अपने दादा की इज्जत इतनी करे, जो फैमिली प्राउड फील करे इस बात पे कि वो बीमार आदमी जो है बूढ़ा, वो उसको मेरे सामने ला के बिठा दिया पहले दिन ही, तो मैंने कहा ये तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे और नतीजा ये है कि आज माशाल्लाह वो घर बसा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें माशरे में इस पे बात करनी चाहिए और ये 2 जगहें सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 2 इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिसमें सबको बात करनी चाहिए। एक तो घर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ अगर वालिदैन के साथ आपका रवैया, आपने दादा दादी के साथ, पप्पा पप्पी के साथ अगर रिलेशन आपने बना के रखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उफ ना कहो भाई उफ। यहाँ तो जो वालिदैन बुजुर्ग हो जाते हैं वो डरते हैं अपनी औलादों से। आप यकीन करें, आप तो ये मामला होगा, डरते हैं कि वो कुछ ना बुरा ना मान जाए जनाब, बुरा ना, डरने लगे हैं। ये कैसा कल्चर क्रिएट हो गया, कहाँ कहा जा रहा है उफ ना कहो, कहाँ वो डरते हैं। एक ही कमरे एक ही घर में रह रहे हैं, सलाम करके नहीं जाता बेटा माँ को। बहू तो बिल्कुल मना करती है कि ना बच्चों को भेजें दादी के पास। अच्छा, आपको एक और बड़ी बात बताऊं मैं, जो मैं समझता हूँ आप सबको बॉसों को पता है लेकिन अमलन करते नहीं है। अब ट्रेनिंग है, एक तो माँ अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन दादी वाली जो ट्रेनिंग है वो दुगनी अच्छी है। क्यों भाई, एक तो उसने उनके बच्चों को पाला, फिर आपके बच्चों को पाल रही है, तो उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो डबल उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। तो दादी के पास भेजें, नानी के पास भेजें, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में देखिए आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वो समझदारी की अटैचमेंट आ जाएगी जब वो लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। हम ये करते नहीं हैं। अच्छा, जब ये वालिदैन खुद ही जो है ना वो खला पैदा करते हैं तो अखलाकी अख्तार जो डिटोरिएट हो रही हैं उसकी वजह यही है। अच्छा, फिर जो माशरे में झूठ का एक एलिमेंट पैदा हो गया है, जो मैं रोज़ देखता हूँ कि हम झूठ बोलते हैं, हम बताते नहीं है। किससे छुपाते हैं ज़्यादा, सारी बातें छुपाते किससे? भाई करीबी रिश्तेदार, नजर ना लग जाए। हम कहते हैं अच्छा, ये नजर, ये जो नजर है वो लगाती फुप्पी है, लगाती जो है ना वो चच्ची है। भाई आप खुद मुझे बताएं, आप जब एक चीज बच्चों में ये डाल देंगे तो पहले तो वो पुप्पी और खाला के खिलाफ हो रहा है, अल्टीमेटली वो फिर आपके खिलाफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि 2 इदारों को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो वो जो यूनिट है जिसको हम घर कहते हैं, हाँ जी, उसमें वालिदैन को रिस्पेक्ट दें, दादी दादा को रिस्पेक्ट दें, उनके पास बच्चों को भेजें, खुद भी बैठें। पहले तो खुद बैठे ना, आपको देख के जो है ना वो बच्चे आपके पास बैठेंगे। सही है। दूसरा जो है ना 2 और इंस्टीट्यूट्स हैं, और वो इंस्टीट्यूट एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे टीचरों को अखलाकियात पे ज़्यादा बात ही करनी है। अब हम डिग्रियाँ तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं दे रहे। हमारे पास जो है ना वो तालीम कम और तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम दोनों चीज़ों को उलट कर रहे हैं। तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मदरसा या मस्जिद। सही है। वहाँ पे भी जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वहाँ पे तरबियत देना शुरू करें। हमारे पास एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट मौजूद है, वो कुरान मजीद की सूरत में है, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत मौजूद है हदीसों की सूरत में, उनकी अमल की सूरत में। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कहीं और? क्या हमने करीम आका की ज़िंदगी को पढ़ लिया? क्या हम कर चुके पढ़ के? जो बहुत सारी और किताबें पढ़ रहे हैं भाई, पहले उन्हीं को पढ़ लें।
और उन्हीं की ज़िंदगी को नोट कर ले तो आपकी ज़िंदगी बदल आपकी जाएगी। जिंदगी संवर जाएगी, कैसे सही है। कैसे एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ के कब्र के पास से गुजरा और उसने को कैसे याद आया, कैसे उन्होंने अपने दादा के साथ रिलेशन थी, कैसे चचा के साथ रिलेशन थी, कैसे उन्होंने अजवाज मोतरात के साथ ज़िंदगी गुजारी, कैसे अपनी बेटियों को इज्जत दी। भाई ये तो वो माशरा है और इतना ख़तरनाक झूठा माशरा कि जो अपनी बेटियों को वरासत में हिस्सा नहीं देता। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और बेटियां भी माशाल्लाह देखें, हमने जो है वो अपने भाई को अपना हिस्सा दे दिया। भाई तुम कौन हो देने वाले? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और अल्लाह में हुक्म दे दिया गया है, कहते हैं सो कॉल्ड हम लोग मुसलमान हैं अपने आप को। आप देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो माशरे को डिटोरिएशन में लेके जा रही हैं। लेकिन एक नफ्सा नफ्सी भी तो है ना, एक नफ्स परस्ती भी है, फिर सब्र की कमी भी आती जा रही है, फिर हमारा जो समाजी निज़ाम है उसमें भी नाकामियाँ बहुत ज़्यादा हमारे सामने अच्छा, आप आती हैं। इसके लिए भी दो बातें आप बड़ी इंपॉर्टेंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए और आप सबके लिए रहमतुल आलमीन की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ज़बरदस्त है और एक एक चीज़ में उसका हल मौजूद कि जब कोई तकलीफ़ आए अपने से नीचे देखो। तो आए ना फाउंटेन हाउस देखें कि एक डॉक्टर है जो कपड़े उतार के क्यों घूम रहा है, एक प्रोफेसर है कि जिसको यही नहीं पता कि मेरा मुंह यहाँ पे मुंह यहाँ पे। तो ये आपके साथ भी विद इन ए मिनट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। आर यू वेटिंग फॉर दिस? या उससे पहले अपने आप को ठीक करना है। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कब्रिस्तान जाया करो। कितने लोग हैं जाके? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ज़रूरी नहीं है कि फाउंटेन हाउस आएँ, आप किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में एक दिन जाके बैठ जाएँ, सिर्फ एक दिन, और 2-3 घंटे गुजार के आएँ, सारी ज़िंदगी ठीक हो जाती है। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे, आपको रोशनी का पता उस वक्त चलता है जब अंधेरे से गुजरते हैं। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा डिटोरिएशन होती है अपना हिस्सा डालें। अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके हर शख्स को चाहिए अपना हिस्सा डालें। मैं अभी रिसेंट पास में आज से कोई 15 दिन 20 दिन पहले हम गए थे गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना खुदकुशियाँ हो रही हैं। सही है। ये क्या किसी को इस बात का अंदाज़ा है कि माशरा कितना डिटोरिएट हो रहा है? तो ज़रूरी यही है कि अपना हिस्सा डालें और अपने हिस्से की शमा जलाई। जी हाँ, बिल्कुल अपना हिस्सा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको लगता है कि आपका मुआशरा जो है वो बिगाड़ की तरफ जाता जा रहा है, तो उसमें देखें कि आपका हिस्सा कितना है। आप उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने आप से काम शुरू करते हैं ना, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, तो वो फैलता है। तो इसलिए अपने हवाले से अपने हिस्से की शमा जलानी शुरू कर दें। अल्लाह फजल करेगा हमारे ऊपर और ये तमाम तर मामलात जो है ये बेहतर होने की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, एमएस है फाउंटेन हाउस के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।